हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका काल विभाजन और वर्गीकरण समझाया था। तो फ्रेंड्स, हमने बुक से समझा था। हो सकता है कि किसी किसी को समझ नहीं आता है क्योंकि वो एक साथ नहीं दिया हुआ है, 3-4 पृष्ठ में दिया हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपको कॉपी में एक पूरा वर्गीकरण एक साथ समझा दिया जाए तो अच्छे से समझ में आ सकता है। वही समझाने का एक प्रयास इस वीडियो में किया है। तो आइए देखते हैं, और आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो जो सीरीज़ चल रही है वो आपको कैसी लग रही है। आइए देखते हैं। हमने देखा था कि संवत 1900 से आधुनिक काल का जो प्रारंभ आचार्य शुक्ल ने किया था उसकी उन्होंने 2 शाखाएं की थी, एक गद्य और एक पद्य। तो जो गद्य शाखा थी उसका वर्गीकरण उन्होंने अलग किया था और पद्य का वर्गीकरण उन्होंने अलग किया था। वही यहाँ पर हम समझने वाले हैं। आधुनिक काल संवत 1900 से 1943। 1900 से 1943। तो आधुनिक काल को आपने यहाँ पर समझा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसके 2 वर्गीकरण किए हैं। एक इसका भाग हो गया है गद्य और एक इसका भाग हो गया है पद्य। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आइए हम गद्य को पहले समझते हैं, गद्य पे फोकस करते हैं। ये देखिए, जब गद्य आपका यहाँ से आया 1900 से 1925 विक्रम संवत तक। और फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि विक्रम संवत और ईस्वी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कभी कभी क्रिएट हो जाता है। तो जब भी नोट्स आप बनाएं, जब भी लिखें, तो इसको बिल्कुल क्लियर करके लिखें, विक्रम संवत है या ईस्वी है, और हो सके तो ब्रैकेट में भी लिख दिया करें, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और जहाँ तक आचार्य शुक्ल की पुस्तक की बात है, आचार्य शुक्ल ने सारे विभाजन और वर्गीकरण संवत के आधार पर ही किए हैं। तो आइए यहाँ से देखते हैं। 1900 से 1925 विक्रम संवत का जो समय था, तो उसके अंदर उन्होंने क्या रखा है। प्रकरण 1 में उन्होंने सामान्य परिचय दिया है और प्रकरण 2 में उन्होंने गद्य साहित्य का आविर्भाव, यहाँ से उन्होंने सामान्य परिचय दिया है। फिर जो गद्य जिस भी रूप में था, प्रमुखतया ब्रज भाषा में था, तो उसका कैसे क्या विकास हुआ और किस प्रकार की गद्य रचनाएं उस समय हुई। और फिर प्रकरण 2 में गद्य का साहित्य का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, गद्य किस प्रकार से ब्रज भाषा से हिंदी खड़ी बोली की तरफ जा रहा था, वो यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयास किया है। फिर यहीं से आगे जब हम बढ़ते हैं, यहाँ 1925 तक देखा। अब यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो आते हैं 1925 से 1950 विक्रम संवत। अब फ्रेंड्स, ये आपका प्रथम उत्थान यहाँ से उन्होंने माना है। 1925 विक्रम संवत से 1950 विक्रम संवत उन्होंने प्रथम उत्थान माना है। इसको हम भारतेंद्र युग के नाम से भी जानते हैं। तो प्रथम उत्थान के अंतर्गत भारतेंद्र युग आ गया। फिर 1950 विक्रम संवत से 1975 विक्रम संवत, ये द्वितीय उत्थान के अंतर्गत गद्य साहित्य में उन्होंने रखा है। गद्य साहित्य में जैसे कि भारतेंदु के समकालीन लेखों की गद्य रचनाएं, नाटक, उपन्यास, आलोचना, और इसी प्रकार द्वितीय उत्थान में द्विवेदी युग के जो गद्य लेखक थे, जिसमें कि शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अन्य लेखकों की गद्य रचनाएं शामिल हैं। उन्हीं रचनाओं का यहाँ पर उन्होंने विश्लेषण किया है, जिसको उन्होंने 1950 से 1975 के अंतर्गत रखा है। इसको 1950 से 75 के बीच का जो समय है उसको द्वितीय उत्थान के अंतर्गत मानते हैं। और तृतीय उत्थान, जिसमें कि वर्तमान गद्य की स्थिति क्या थी, वर्तमान गद्य साहित्य की गति क्या थी, वो किस ओर जा रहा था, उसका विश्लेषण उन्होंने 1975 विक्रम संवत से आगे तृतीय उत्थान के अंतर्गत किया है। हालांकि उनकी पुस्तक में गद्य का जो वर्गीकरण है, विभाग है, उसमें 1975 का उल्लेख नहीं है। द्वितीय उत्थान उन्होंने दिया है 1975 विक्रम संवत तक। फिर उसी के अंतर्गत उन्होंने तृतीय उत्थान का विभाग कर दिया है और आगे वर्तमान गद्य की स्थिति का विश्लेषण दिखा दिया है। अब आइए देखते हैं पद्य को। पद्य में 19 जिस प्रकार हमने अभी गद्य में देखा है, उसी प्रकार
पद्य में देखिए 1900 से 1925, 1900 से 1925 विक्रम संवत तक ये उन्होंने पुरानी काव्यधारा माना है। उन्होंने काव्यखंड को 2 धाराओं में विभाजित किया, एक पुरानी काव्यधारा, एक नई काव्यधारा। तो जब पुरानी काव्यधारा समाप्त हो जाती है तब नई काव्यधारा का आरंभ होता है। ये समानांतर चलने वाली धाराएं नहीं हैं। इसको पुरानी काव्यधारा के बाद नई काव्यधारा का प्रारंभ माना है। 1900 से 1925 तक पुरानी काव्यधारा का विश्लेषण उन्होंने किया है और फिर उसके बाद 1925 से 1950 विक्रम संवत नई काव्यधारा के अंतर्गत लिया है, जिसको उन्होंने प्रथम उत्थान कहा है। और भारतेंदु युग के अंतर्गत जो रचनाएं हो रही थी खड़ी बोली में या ब्रज भाषा में, उनका सारा विश्लेषण प्रथम उत्थान के अंतर्गत शुक्ल जी ने किया है। अब जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे 1950 विक्रम संवत से 1975 विक्रम संवत तक के बीच को उन्होंने द्वितीय उत्थान कहा है। द्वितीय उत्थान से आपका तात्पर्य द्विवेदी युग से है। द्विवेदी युग में जो काव्य की रचनाएं हो रही थी, हरिऔध, मैथिली, शरणगुप्त, श्रीधर पाठक वगैरह की, उसका सारा विश्लेषण जो है शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान के अंतर्गत किया है। तो यहाँ द्विवेदी युग से द्वितीय उत्थान से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1975 विक्रम संवत से आगे का समय तृतीय उत्थान के अंतर्गत आता है, जिसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। तो 1975 के आगे की जो रचनाएं थीं उनका विश्लेषण जो है तृतीय उत्थान के अंतर्गत किया गया है और वो रचनाएं छायावाद की रचनाएं थीं। छायावाद की रचनाओं का संपूर्ण विश्लेषण तो इस इतिहास ग्रंथ में नहीं है, क्योंकि आचार्य शुक्ल का ये ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हो गया था और छायावाद लगभग 1936 या 1938 तक अपनी चरम सीमा पर रहा। तो जो आचार्य शुक्ल के इतिहास के प्रकाशन की जो सीमा है, उसके कालखंड के भीतर जितनी रचनाएं आती हैं उनका विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें, और ये जो नई सीरीज़ स्टार्ट की है ये आपको कैसी लग रही है और आपके अध्ययन में कहाँ तक सहायक हो रही है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।